अमन एक छोटी दवा कंपनी में काम करता था। उसका काम था दिन भर इधर उधर घूमकर दवाइयां डॉक्टरों या दुकानों तक पहुंचाना। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतना दूर किसी वीरान कमलापुर गांव में आना पड़ेगा। क्या मुसीबत है। सर ने कहा था स्टेशन से बाहर निकलते ही रिक्शा और टोटो मिल जाएगा, लेकिन यहां तो लगता है आदमी भी मिलना मुश्किल है। चलो देखते हैं, आगे जाकर कोई मिल जाए तो अच्छा ही होगा। अमन ने कमलापुर स्टेशन छोड़कर कच्ची सड़क पर आगे बढ़ना शुरू किया। सोचा किसी से रास्ता पूछ लेगा। चलते चलते वह एक चाय की दुकान पर पहुंचा। उफ, जान में जान आई। अरे ओ भाई साहब, जरा मदद करेंगे? मुझे यह पता चाहिए। मैं बहुत दूर से आया हूँ और यहाँ के रास्ते बिल्कुल भी नहीं जानता। कहाँ जाना है आपको? बताएंगे तो ही रास्ता बता सकूंगा ना। हाँ, यही कमलापुर की तरफ जाना है। देखिए एक बार। ओह, आपको कमलापुर जाना है, लेकिन आप बहुत देर कर चुके हैं। अब तो कोई रिक्शा ऑटो नहीं मिलेगा। यहाँ शाम 6 के बाद कुछ भी नहीं चलता, और पैदल गए तो कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे। यहाँ से कमलापुर बहुत दूर है। क्या 5 घंटे? इतनी दूर है कमलापुर? ये तो बड़ी मुसीबत में फंस गया मैं। अब क्या करूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बड़े बाबू, आप एक काम करिए, मेरा घर यहीं पास में है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो आज रात यहीं मेरे घर ही ठहर जाइए, फिर कल सुबह सुबह आराम से फ्रेश होकर निकल जाइएगा। नहीं, असल में मुझे ये दवाइयां आज ही पहुंचानी है, वरना सर बहुत डांटेंगे। फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो फिर भी मदद करने की सोची, नहीं तो आजकल ऐसे मददगार लोग कहाँ मिलते हैं। अरे नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जरा सावधान रहिएगा। रात के समय इन रास्तों में बहुत खतरा है। ठीक है भैया, चलिए तो फिर मैं चलता हूँ। अमन थोड़ी दूरी चला ही था कि अचानक किसी तरह की खर सी आवाज आई और एक ऑटो जोर से पास में आकर रुका। उस ऑटो को देखकर अमन की हताश आंखों पर अचानक थोड़ी खुशी की चमक आ गई। उसे लगा कोई मदद मिल सकती है। ए भाई, क्या हुआ? कहाँ जाना है बताओ, मैं छोड़ देता हूँ। आपने आज मुझे बचा लिया। अगर आज आप ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। किसी तरह अमन ऑटो में जा बैठा। ऑटो एक झटका खाकर तेजी से कच्चे रास्ते पर चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक ऑटो ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। अरे क्या हुआ भैया, ऐसे भी सुनसान रास्ते में क्यों रोक दिया? कुछ नहीं, आप बैठे रहिए, मैं जरा देख कर आता हूँ, ऑटो में दिक्कत है। इतना कहकर वह ऑटो से उतर गया और सड़क किनारे खड़े एक लंबे चौड़े आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। अमन ने देखा दोनों के बीच कुछ बहस सी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद वह लंबा चौड़ा आदमी सीधे ऑटो के पास पहुंचा। ओ भाई साहब, नीचे उतरिए, जरा देखूं कौन है। उतरिए जल्दी। क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं क्यों नीचे उतरूं और आप कौन हैं? इस तरह बीच रास्ते ऑटो रोककर गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? बोलिए क्या बात है? ज्यादा बकवास करेंगे तो मैं पुलिस बुलाने पर मजबूर हो जाऊंगा। पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं, मैं ही यहाँ के थाने का अधिकारी हूँ। अब नीचे आइए। अगर यह सच में पुलिस वाला है तो अचानक ऑटो क्यों रुकवाया और मुझे उतरने को क्यों कह रहा है? बात कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, हुआ क्या है? आप अचानक ऑटो रुकवाकर ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो सब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन सर, अब एक बार में सुनाई नहीं देता? मैंने जो कहा वही करो
और तू यहां से भाग जा। अभी निकल जा यहां से। अमन ने देखा ऑटो ड्राइवर ने ऑटो घुमा लिया। जाते जाते एक बार उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और फिर वहां से तुरंत भाग गया। अब अमन के पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में वह पैदल चलने लगा। कदम दर कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे रास्ते पर चलता रहा। दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिस दिशा में भी नजर जाती बस ताड़ और नारियल के पेड़ों की लंबी कतारें और गहरा सन्नाटा। कैसी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। अब क्या होगा? आज रात को वहां जाने पर भी वापस आ ही नहीं पाऊंगा। क्यों आया मैं इधर? इन विचारों में उलझा वह चलता जा रहा था कि अचानक एक आदमी उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। उस आदमी का चेहरा गमछे से ढका हुआ था और हाथ में एक बड़ा छुरा पकड़ा था। अमन डर से हिल गया। अब तू यहां से हिलेगा नहीं। जो जो तेरे पास है, टूटा फूटा जो भी है, सब दे दे। भैया विश्वास कीजिए, मेरी जेब में सोना चांदी कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत पैसे हैं, वो ले लीजिए, पर प्लीज छोड़ दीजिए। फिर मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? वो बैग के अंदर क्या है? हाँ, वो बैग मुझे चाहिए। तेरे पास जो भी है सब दे दे और जल्दी कर। इस बैग में सोना चांदी कुछ भी नहीं है, सिर्फ दवाइयां हैं और कुछ नहीं है, बस दवाइयां। क्या रे मेरे से चालाकी करेगा? रुक, तुझे बताता हूँ। वो बैग मुझे चाहिए। दिया तो ठीक, वरना काट डालूंगा। यह बोलते ही डाकू चाकू लेकर अमन की तरफ बढ़ने लगे। अमन को अब और कोई रास्ता नहीं दिखा। उसने मौका पाकर भागना शुरू कर दिया। वो भागते भागते दूर जा निकला। हाथ पांव सुन्न पड़ते हुए वह एक जगह पहुंचा और ठीक से देखा तो सामने एक पुराना कुटिया सा घर था, एकदम सुनसान। पर कुटिया के अंदर थोड़ी सी रोशनी जली हुई थी, हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस कुटिया के अंदर कोई इंसान मौजूद था। भाई साहब, कोई है वहां? कृपया दरवाजा खोल दीजिए। अरे कौन है? इतनी रात में दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? चाचा, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मेरे पीछे कुछ बदमाश थे। उन्होंने मेरा बैग मांगा। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने दुकान पर रास्ता पूछा था। अब कोई ऑटो नहीं मिला। मैंने भागते भागते आपकी कुटिया तक आ गया हूँ। कृपया मुझे एक रात रुकने की जगह दे दीजिए। हाँ बेटा, अंदर आओ, अंदर बैठो। तुम पहली बार यहाँ आए हो क्या? असल में मैं जरूरी काम से आया था। कुछ दवाइयां कमलापुर पहुंचानी थी, पर अब इतनी मुसीबत में फंस गया कि कमलापुर तक आज पहुंच पाना संभव नहीं लग रहा। अमन के बोलने के बाद ही अचानक किसी ने जोर जोर से कुटिया के दरवाजे को धक्का मारना शुरू कर दिया। अरे क्या हुआ? लगता है अब दरवाजा भी तोड़ दोगे क्या? कौन है बाहर? दरवाजा खोलकर अंदर आओ। मैं इस लड़के को बहुत देर से पकड़ रखा हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, आप बैठो। मेरा एक दोस्त आया है, पर देखो ये कितना शोर कर रहा है। कह रहा हूं अंदर आओ, फिर भी वहीं दरवाजा पीट रहा है। फिर जो अमन ने देखा उससे वह दंग रह गया। वही आदमी जो थोड़ी देर पहले उसके पीछे पड़ा हुआ था, दरवाजा खोलकर हवा की तरह कमरे में आ गया। क्या आप तो वही हैं? हाँ, मैं वही हूँ। अचानक ऑटो चालक और वह दूसरा आदमी दोनों अमन के सामने खड़े हो गए। धीरे धीरे उनका शरीर बदलकर भयानक रूप लेने लगा। अमन को अब समझ आ गया कि यह असल में क्या हो रहा था। फिर अमन ने देखा किसी ने उसके हाथ पीछे से बांध दिए हैं और पैरों को कसकर रस्सियों से बांध दिया गया है। उसकी नजर कमरे के एक कोने पर गई। वहां टेबल जैसा कुछ रखा था। उस पर एक मानव कंकाल पड़ा हुआ था। चारों तरफ मिट्टी पर कई हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। अमन की छाती जैसे ठंडी पड़ गई। वह एक पल के लिए सोचने लगा कि अब वह जिंदा नहीं बच पाएगा। डर से उसका पूरा शरीर अकड़ गया
मानो बर्फ जैसा जम रहा हो। अब कौन बचाएगा तुझे? आज ही तुझे मारकर तेरे शरीर को भेज देंगे। इतना जवान लड़का, अंदर का अंग भी काफी बेमिसाल होगा। पर उससे पहले वो बैग, हाँ, उस बैग के भीतर बहुत सारा सोना पैसा है। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। मैं दवाइयां पहुंचा रहा हूं। चुप। अगर तू चुपचाप वो बैग हमें दे देता तो तुझे ये सब देखने नहीं पड़ता। अब कोई भी तुझे बचा नहीं पाएगा। भयानक प्राणियों ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। आज अमन का अंतिम घड़ी जैसा लग रहा था। पर तभी अचानक कोई आया और जो रस्सियां बंधी थीं वे खुल गईं और किसी अज्ञात शक्ति ने या किसी ने जोर से उन दोनों को धक्का मारकर गिरा दिया। अमन सब कुछ बस खड़े होकर देख रहा था और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वही पुलिस अधिकारी वहां खड़ा था। वह अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। पूरा चेहरा भयानक और बदला बदला लग रहा था। उसके शरीर में जान नहीं दिख रही थी। आंखें और सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। अब कौन बचाएगा तुझे? मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूं, समझ नहीं आता। अब मैं फिर से आया हूं, जल्दी निकल यहां से। आप यहां क्या कर रहे हैं? आपने पहले क्यों मुझसे कहा कि निकल जाओ? आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? अब बहुत बकवास करने का समय नहीं है। चुप रहो और भागो, अभी भागो, वरना ये लोग हमला कर देंगे। तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिना देरी किए अमन ने मौका देखकर बाहर निकला। सिर पटकता हुआ, सांसें फूलती हुई, सीधे कमलापुर स्टेशन की तरफ दौड़ा। अगली सुबह जब अमन की आंख खुली तो उसके सामने वही चाय वाला रामप्रसाद खड़ा हुआ था। वही जिसने कल उसे आश्रय देने को कहा था। रामप्रसाद ने बताया कि वो सुबह दुकान खोलने आया तो अमन बेहोश वहीं पड़ा मिला। उसने उसे संभाला और बेंच पर लिटाया था। कल मैंने तुम्हें सुबह देखा था, पर कल रात जो हुआ वो मैं बताना चाहूंगा। शायद आप कुछ बता सकें। कल मैंने कहा था कि तुम मेरे घर रुक जाओ, पर तुम नहीं माने। जब मैंने सुबह तुम्हें देखा तो लगा कि तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ है। यहाँ पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, तभी तो मैं आपको बार बार अपने घर रुकने को कह रहा था। वे लोग कौन थे और मेरे साथ ही उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं इस गांव का तो हूं ही नहीं? आज से 10 साल पहले इस गांव में 2 आदमी थे जिन्होंने बहुत भीषण अपराध किए। वे लोगों को अगवा कर लेते, उनकी सारी चीजें छीन लेते और फिर उनकी हत्या करके अंग भंग कर देते और बाजार में बेचते थे। पुलिस ने कई बार कोशिश की पर पकड़ न पा सकी। फिर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी यहाँ आए और उन्हें पकड़ने निकले, पर एक दिन उन्हीं के हाथों वो अधिकारी भी मारा गया। बाद में सुना गया कि जिस जगह वे दोनों चोर छिपते थे वहां आग लग गई और कहा गया कि दोनों वहीं जिंदा जल गए। तब से धीरे धीरे यहाँ भूतिया घटनाएं शुरू हो गईं। वे अब भी किसी अकेले इंसान को छोड़ते नहीं, मगर हर बार किसी न किसी रूप में कोई एक शक्ति आती है और निर्दोषों को बचा लेती है। लोग ये मानते हैं कि वो शक्ति उसी ईमानदार इंस्पेक्टर की आत्मा होती है जिसने अपनी मौत के बाद भी यहाँ डटे रहकर अपना कर्तव्य निभाना जारी रखा। हाँ, शायद वही इंस्पेक्टर श्यामलाल ही था जिसने मुझे बचाया। अगर वह मौजूद न होते तो शायद मैं आज सुबह का सूरज कभी न देख पाता। स्टेशन से ट्रेन की सीटी गूंजी और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी। अमन ने राहत की लंबी सांस ली और अपने औषधि के बक्से को संभालते हुए कदम आगे बढ़ा दिए। भैरवपुर के एक बरगद के पेड़ के नीचे बूढ़े किसान और अलग अलग वर्गों के लोग शाम के बाद आकर बैठते हैं। रात देर तक उनकी गंभीर मुद्दों पर बातचीत की आवाज से यह जगह हमेशा चहल पहल से भरी रहती है। 1 महीने पहले आई भीषण बाढ़ ने गांव का रूप बदल दिया था। तालाब और पोखरे सब अब भी पानी से भरे पड़े थे और इन्हीं दिनों हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के डूबकर मरने की खबर गांव में फैल जाती थी। और आज इसी मुद्दे पर बरगद के नीचे चर्चा तेज थी।
जो भी कहिए धनमोहन काका, ये घटनाएं वाकई अजीब हैं। अजीब क्या है मास्टर? रात बेरात कोई लालटेन लेकर तालाब के किनारे जाएगा तो जाहिर सी बात है हादसा तो होगा ही, और सब उसी शमशान के पास वाले कंकाल ताल में ही मर रहे हैं। जो भी हो धनमोहन काका, रघु प्रसाद मास्टर ठीक ही कह रहे हैं। इससे पहले की बरसात में भी लोग मरे थे, लेकिन ऐसे 2 हफ्ते में 4 लोग डूबे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, वो भी एक ही तालाब में डूबकर मरे हैं। अरे रहने दे, ये गांव है, कोई मुंबई और दिल्ली नहीं। यहाँ कौन सरकार आकर रोशनी लगवाएगी? हम तो किसान की हालात में जीते हैं, हमें इन्हीं हालात में जीना पड़ेगा। फिर भी काका, यह सोचने की बात है कि पूरा भैरवपुर झील और तालाब से भरा है, लेकिन सब मौतें उसी एकमात्र कंकाल ताल में क्यों हो रही हैं? हाँ, यही तो गांव में बहुत तालाब है, लेकिन मौतें सिर्फ उसी कालकूट श्मशान वाले कंकाल ताल में ही हो रही हैं। वहां 2-3 और आदमी भी बैठे थे, लेकिन वह इनकी बातों को चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि इस गांव में बड़े बुजुर्ग लोग जो भी बात करते हैं, आम लोग बीच में बोलना ठीक नहीं समझते। और तभी इन चर्चाओं के बीच एक अजनबी आदमी आता है, कंधे पर लाठी और पोटली, कसी धोती और बारीक मूछे में। अरे ये कौन? आप तो हमारे गांव के नहीं लगते। कहां से आप आए हो? पहले आप सभी को नमस्कार। मैं आंतला से आया हूँ। मैं इस गांव के शिवहरी पांडे का वकील हूँ। वकील मतलब कोई मुकदमा करने आए हो क्या? हाँ, मेरे दादा की 8 बीघा जमीन मेरे साझेदारों ने हड़प ली है। मैं उसी पर मुकदमा करने आया हूँ। पर बाबू, आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। भैरवपुर में मुकदमेबाजी नहीं होती। यह सुनकर परदेसी आदमी जैसे बुझ सा गया। उसके चेहरे से उम्मीदें उतर गईं। वो पूरी तरीके से उदास सा हो गया। अब क्या करूं? मैं और कोई दूसरा काम करने तो आया भी नहीं हूं। धनमोहन काका का मतलब गलत मत लेना। असल में शिवहरी पांडे अब इस गांव में नहीं रहते हैं। अरे ओ छोटे लोग, हमारे बड़ों के बीच क्यों बोल रहा है बाबू? हम तो बात कर रहे हैं ना, दिख नहीं रहा तुझे? विक्रम उदास और परेशान चेहरा लेकर सबकी तरफ देखकर बोले, मैं बहुत दूर से आया हूं। क्या आज की रात किसी के घर ठहर सकता हूं? बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर, आप चाहो तो। क्या है वो रास्ता? जी बताइए। शिवहरी पांडे पास के निकुंजपुर गांव में रहते हैं। तुम चाहो तो वहां उनके पुराने घर में रुक सकते हो, लेकिन याद रखना, कालकूट श्मशान के पास बिल्कुल मत भटकना, समझे क्या? शमशान के पास के तालाब में भूत और आत्मा रहते हैं। उसके लिए अब मुझे सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं। मैं घोड़े पाल का लड़का हूँ। भूत प्रेत आएगा तो उसे एक थप्पड़ मार के सुला दूंगा। यह कहकर परदेसी नाराज होकर पांव पटकते हुए रास्ते पर निकल पड़ता है। सब लोग उसे जाते देखते रहे। धनमोहन काका, क्या आपने ठीक किया? अगर वो परदेसी आदमी सचमुच मर गया तो पूरे गांव का नाम बदनाम हो जाएगा। सुना नहीं, वह गोरे पहलवान का बेटा है। अरे चिंता मत करो, अगर कुछ भी हुआ तो लोग कहेंगे गांव वालों का कसूर नहीं, मैंने सही ही किया। अब बहुत रात हो गई है, तुम लोग जैसे चाहो देख लो उस आदमी को। मैं तो अब जा रहा हूं। मामला ठीक नहीं लग रहा। वो आदमी परदेसी है। अगर कुछ हो गया तो हम गांव वालों को कैसे सफाई देंगे? हाँ, सही कहा। मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना हम बीर सिंह काका के पास चले क्या? सभी ने इस बात से सहमति जताई और वहां से सभी उठ खड़े हुए। सब लोग बीर सिंह काका के घर की ओर रवाना हो गए।
दूसरी तरफ परदेसी सोच रहा था, अगर उसे पता होता कि इस गांव के लोग इतने कठोर और बेरहम हैं, तो शायद मदद मांगता ही नहीं। अब धीरे धीरे वह कंकाल ताल के किनारे कालकूट शमशान की ओर बढ़ता चला जा रहा था। लंबे ताड़ के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसका मन घबराने लगा। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन सुना था कि यह रास्ता ठीक नहीं है। यहाँ अक्सर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। और तभी चलते चलते अचानक उसके सामने एक परछाई खड़ी हो जाती है। उसका आकार काफी बड़ा था। वह आकृति बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ने लगती है। कौन है? कौन हो तुम? हे भगवान बचाओ मुझे, हे भगवान। वो चीखता है। उस दानव ने अपने लंबे हाथ से विक्रम को पकड़ लिया। विक्रम डर से पत्थर सा जम गया। वो राक्षस उसे खींचते हुए कालकूट श्मशान की ओर ले जाने लगा। और उस समय श्मशान से एक रहस्यमयी आवाज भी गूंज रही थी। ले आओ उसे, ले आओ, आजा, आजा, लेकर आओ उसे। उधर मंदिर से बीर सिंह काका बाहर निकले। रघु प्रसाद मास्टर और उनके साथ 2-3 गांव वाले उनके सामने खड़े हो गए।